आज हमारी क्लास जो होगी वो हो सकता है आपको, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है आपका 11th क्लास का एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे फिजिक्स में यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक इसकी समझ हमें नहीं होगी तो पूरी फिजिक्स समझने में हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और ये क्लास जब मेरी आज पूरी होगी तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप लोग घर पे एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो फिजिकल वर्ड है उस वाले चैप्टर को आप रीडिंग लगा लीजिए एक बार, ठीक है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग देखो आज की क्लास में क्या क्या सीखेंगे। मैंने इसका एक प्रोफार्मा यहाँ पे बना रखा है कि टुडेज क्लास ना व्हाट वी टॉट, क्या हम लोग सीखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट पे मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, और उसमें सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज साइंस। साइंस एक्चुअली में है क्या। हम लोग सब साइंस अब लेने जा रहे हैं। 11th क्लास में आने में एक ये डिसीजन होता है कि भाई साइंस लेगी आर्ट। तो अब मेरा गोल है कि मुझे साइंस लेना है, तो आर्ट कौन लेगा? जो आर्ट लेगा वो क्या करेगा? आप साइंस लेंगे, आप क्या करेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस, ये हम लोग समझेंगे जल्दी से। तो ये सारे पॉइंट आज हम लोग जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हम सभी बचपन से ही एक भौतिक विज्ञानी हैं, फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, लेकिन शायद मुझे ये बात पता नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक वो फिजिक्स किताब नहीं पढ़ूंगा तो हम फिजिक्स नहीं जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग कुछ करके आते हैं। साइंटिस्ट जब भी कोई साइंटिफिक टास्क करता है तो कुछ करके देखता है, इसके बाद उसको लिखता है। यानी किताब में बाद में आता है, पहले वो खुद करके देखता है। तो दूसरा पॉइंट ये हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट में फिजिक्स और मैथ, क्योंकि आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि फिजिक्स का मैथ्स के साथ आपस में एक रिलेशन है, और पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे किसी नदी को पार करना है तो नाव चाहिए, वैसे ही फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स चाहिए। वो नाव की तरह काम करेगा फिजिक्स को पढ़ने के लिए, राइट? तो आपको तीसरी बात ये जाननी होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने बोला कि बरसात हो रही है और अब ये पानी का जो बूंद है ये बूंद बनकर क्यों धरती पे गिर रहा है। हमने पानी का गिरना तो देखा, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है, अगर इस पे मैं कुछ अपनी रीजनिंग दूं, अपने मतलब तर्क से कुछ आपको समझाऊं, तो ये मेरी एक सोच होगी। तो साइंटिफिक उसे तब कहेंगे आपकी जो सोच है वो साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक है। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। इतने स्टेप पे अगर आप काम करके तब कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो साइंटिफिक है। तो आपको आज की क्लास में ये समझ में आ जाएगा कि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो साइंटिफिक तरीके से किसी चीज को कैसे समझें, साइंटिफिक मेथड क्या है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट 1 आप देखिए, व्हाट इज साइंस। तो साइंस का इतना सीधा सा मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज नोन एज साइंस। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, अरे क्या बोला? हेलो, यस सर। हाँ मैंने क्या बोला? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज साइंस। सिंपल है जो भी। अब अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है, तो जैसे आप लोग जनरली वो एग्जांपल लेता हूँ, ये एक पहलवानी जो होती है, कुश्ती लोग करते हैं, तो उसमें दो पहलवान जब लड़ाई करते हैं आपस में लड़ते हैं, तो आप देखिए कि उसको एक दूसरे को क्या है, हराना है। उसको हराने के लिए एक पहलवान अपने कई पैंतरेबाजी लगाता है कि चाहे जैसे वो उसे क्या करेगा, गिरा देगा। तो उसका कोई नियम नहीं होता, किसी मतलब गेम का नियम होता है, लेकिन वो कैसे उसे गिराएगा उसको वो तो उसके दिमाग में चल रहा होगा। चाहे पैर पकड़ के कर ले, चाहे उसका कान पकड़ ले, चाहे उसका हाथ पकड़ ले, या उसके आंख में मार देगा। कुछ इस तरह एक्टिविटी कुछ भी कर सकता है, इसका कोई उसे नियम नहीं बनाता, वो कुछ भी करके उसे गिरा सकता है। तो यह एक कला है, यानी कि इसीलिए कुश्ती खेलना क्या है, आर्ट है, वो कलाकारी है। गाना गाने वाला आता है, वो गाना गाता है, सबको खुश करता है, वो एक कलाकारी है। उसमें कोई रूल नहीं होता, वो आएगा कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा जिससे आप हंस देंगे, तो वो एक कलाकारी हो गई, वो कला है। वो आर्ट पढ़ने वाले लोगों के अंदर एक तरह की अपनी जो भी विषय पढ़ते हैं उसकी एक आर्ट उनके अंदर आती है।
लेकिन जो साइंस पढ़ते हैं वो अपनी बात को रखने से पहले एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करते हैं कि जो भाई बात कह रहा हूं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड क्रमबद्ध तरीका होगा। ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो बात करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करेगा मतलब वो साइंटिफिक पर्सनैलिटी है। तो साइंस कहने का एक मीनिंग है कि साइंस का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ना, आप लोग इसको देख लीजिए। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है, साइंस का मीनिंग मैंने बताया। अब आते हैं फिजिक्स। उसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को, जैसे अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं अपने चारों तरफ, मेरे अगल बगल, मेरे बगल में लाइट लगी हुई है और लाइट जल रही है, प्रकाश दे रहा है। अब इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये लाइट मुझे किसी वस्तु को दिखाने के लिए हेल्प कर रहा है। दूसरा, अगर मैं इसके जो बल्ब है उसके बगल में हाथ अपना रखूंगा तो मुझे हीट भी मिल रही है। मुझे क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, अगर इस ऑब्जर्वेशन को मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में करके ये बताऊं कि वो जो लाइट निकल रही है ना उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो मुझे देखने में हेल्प कर रही है, और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो मुझे अगल बगल हाथ रखने से हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाला वो इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन तो ये था कि मैंने बल्ब को जलते हुए देखा, ये ऑब्जर्वेशन था। बट उससे नॉलेज जो मैंने निकाला कि जो मैं देख रहा हूं वो विजिबल वाला वेवलेंथ है, विजिबल वाला, और जो मैं बगल में महसूस कर रहा हूं हाथ रखने से एक हीट आ रहा है, ये इस बल्ब के द्वारा रेडिएशन है। और उस रेडिएशन वाले की वेवलेंथ कुछ और है। हो सकता है वो 400 नैनोमीटर से कम हो, या हो सकता है वो 700 नैनोमीटर से अधिक हो। मेरे इस एग्जाम्पल को बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पलों में भी क्वेश्चन है। मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो सभी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बारे में बताएगा और आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। अगर जो लाइट मेरे पास आ रही है, वो जो विजिबल लाइट जो मैं देख पा रहा हूँ उसकी रेंज कुछ होती है। सपोज करो मैंने आपको ये रेंज बताया कि 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज वाली लाइट हम देख पाएंगे। लेकिन 400 के नीचे वाली जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट है। 400 के नीचे वाली जो वेवलेंथ है वो कौन है, हो सकता है अल्ट्रावायलेट हो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट भी रेडिएशन करता है। और 700 के ऊपर वाली जो वेवलेंथ है वो आपका कौन सा है, इंफ्रारेड। तो वो भी आपकी हीट वेव होती है। तो इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर के ऊपर होती है, और आपका जो 400 के नीचे है वो क्या है, अल्ट्रावायलेट। तो यानी जो बल्ब के पास आपने हाथ रखा, आपको जो गर्मी मिली, जो रेडिएशन मिला, वो रेडिएशन क्या है, हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट भी हो और हो सकता है इंफ्रारेड भी हो। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल बाय विच वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। हम सभी लोग, हाँ ये चीज बचपन से ही हम लोग, ये बताइए फिजिक्स का डेफिनेशन आपको आप समझ में आया कि नहीं। फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि अपने चारों तरफ, है ना, अपने चारों तरफ हम जो देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी जो स्टडी है। अपने चारों तरफ क्या है, नेचर है। अपने चारों तरफ क्या है, नेचर। तो नेचर की स्टडी करना, नेचर की स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। अगर हम लोग ऐसे सिंपल समझे तो। लेकिन किताबी भाषाओं में एक वर्ड दिया रहता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। किताबों में ये बताया जाता है कि फिजिक्स जो है क्या है, एनर्जी और मैटर के बीच में एक रिलेशन बताता है। जैसे आपने E बराबर mc स्क्वायर की अगर बात की, तो मास इसमें क्या है, मैटर। ये जो आइंस्टाइन सर का फॉर्मूला है। और ये लाइट स्पीड से अगर कहीं थ्रो किया जाएगा स्क्वायर की स्पीड से, तो ये कह रहे हैं कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बात ये बोल रहे हैं। तो ये है इंट्रैक्शन, मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना, एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट हो रहा। दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो ये भी किताब में आपको लिखा गया है, लेकिन मैं सिंपल आपको किताब से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिकली हमने जो देखा, हमने अपने आसपास जो चीजें ऑब्जर्व की,
अगर उसको मैं साइंस से कोरिलेट किया, मैथमेटिकल टूल उसका निकाला, सारे रिजल्ट उसके निकालने के बाद मैंने बताया कि हाँ भाई ये सही है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था वो सब सही है, हमारी मैथमेटिकल रीडिंग ये कह रही है। तो इसका मतलब है कि ये साइंस है, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स का मतलब अपने चारों तरफ जो वस्तु हम देख रहे हैं उसके कारण में जाना। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि किताब, ये अपनी भौतिकी की किताब है, फिजिक्स की किताब है, टेबल पे रखी हुई है, आज मैं रख के चला गया, कल फिर जब आया तो मैंने देखा वहीं पड़ी हुई है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इसका मतलब है कि ये वस्तु को जब तक मैं यहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं रखूंगा ये खुद से चल के नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं चल के जाएगा, मेरे मन में ये भी बात आया। तो मैंने उसको उठाया तो देखा, अरे इसमें तो कुछ मास है, ये अपनी मास की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। जब तक हम इसके मास से अधिक फोर्स लगा के कहीं दूसरी जगह पे नहीं रखेंगे तब तक ये जो किताब है दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। तो ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन से मैंने रिजल्ट निकाला कि अच्छा इसमें मास है, मास को जब तक हम मतलब इसके मास के बराबर या उससे अधिक फोर्स नहीं लगा करके कहीं रखेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो जाकर इस पर न्यूटन सर ने अपना लॉ दिया कि इनर्शिया का लॉ। इनर्शिया का लॉ में इसने सर ने बताया कि रेस्ट हो तो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये पहले ही नहीं लिख दिया किताबों में, पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और तब किताबों में लिखा। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेरे आसपास जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करना होता है मुझे, या हमको, आपको, सबको। और अगर आप देखिए कि छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसके 1 साल के अंदर में वो बिना किसी किताब पढ़े इतनी बात तो समझ जाता है कि मैं अपनी उंगलियों से इसको दबाऊंगा, इस पर इसको फोर्स लगा के दबाऊंगा और ऐसे ऐसे करूंगा तो ये हमारे साथ उठ के चला आएगा, और अगर मैं इसको नहीं दबाऊंगा, छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा। छोटा बच्चा 1 साल का बिना किसी किताब पढ़े समझ जाता है। इसका मतलब वो क्या है, एक साइंटिस्ट है, वो भौतिक विज्ञानी है, क्योंकि भौतिक अपनी चारों तरफ की चीजें जो हैं उसी से वो सीख रहा है। हम लोग बचपन से हिंदी सीखते हैं, कोई सिखाने वाला व्यक्ति नहीं आता है, खुद से बोलना शुरू करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होकर के अंग्रेजी सीखते हैं तो 10 साल लग जाता है, फिर भी सही से अंग्रेजी नहीं सीख पाते। रीजन कि हम लोग किताब पढ़ते हैं तब सीखने, तब अप्लाई करते हैं। तो ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट मतलब समझनी है कि हमें सीखना पहले है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो जब एक बच्चा 11th क्लास में जा रहा है या कुछ भी, तो वो साइंस ले रहा है, तो ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए कि जो अपने आसपास देख रहा है उसको एक साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करे। इसलिए इस चैप्टर का यही मीनिंग है जो फिजिकल वर्ल्ड में डाला गया है। पहला चैप्टर जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पहले ये समझ तो हो कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए, फिजिक्स का डेफिनेशन और साइंस के बारे में आपको मैंने बताया। आप बताइए, आप लोग को कोई डाउट फिजिक्स के डेफिनेशन और साइंस के बारे में? No, sir. No, sir. नाउ अनदर टॉपिक है आपके पास, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स का आपस में मैथ के साथ क्या रिलेशन है? तो मैं कहता हूं कि ये रिलेशन है कि बिना मैथमेटिक्स जाने हम फिजिक्स को नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जैसे ही नदी पार करने के लिए मुझे नाव की सहारा, मतलब नाव की जरूरत है, नाव अगर है तो मैं नदी को पार कर जाऊंगा। तो बिना नदी को पार करने, मतलब नदी को पार करने के लिए नाव चाहिए। वो नाव क्या है हमारे लिए? मैथमेटिक्स। और हमें फिजिक्स सीखने के लिए जो है मैथमेटिक्स इसीलिए चाहिए कि मैथमेटिकल टूल आपको, इसीलिए आगे एक चैप्टर और डाला गया है मैथमेटिकल टूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने न्यूमेरिकल आया, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ, अब वहां मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर और सारे कैलकुलेशन होंगे। तो कैसे हम करेंगे जब तक मुझे वो मैथमेटिक टूल नहीं आएगा? इसलिए एक टॉपिक और भी इसके बाद हम पढ़ेंगे, चैप्टर मैथमेटिकल टूल। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए ये हमारे टूल हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके बाद टूल, भाई पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए। ये सब टूल नहीं होगे तो मैं खड़ा होकर क्या करूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिजिक्स का वैसे ही, मैथ का फिजिक्स में वैसे ही रोल है जैसे नदी पार करने के लिए नाव का रोल है। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे। और अभी हम अपने इस स्टेप को पढ़ाते समय आपको बता भी दूंगा कि कैसे किसी मैथ की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक सबसे
पूरे इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये जानेंगे कि ये हेडिंग है मेरी, स्टेप फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं, हमको कैसे समझना होगा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई किताब रखी है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, किताब रखी है, ये यहाँ से उठ करके दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी, तो मैं इसको महसूस किया, तो मैंने तुरंत आया, इसको उठाया। उठाने के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें जो मास है, अगर इस मास के बराबर मास है, नीचे एक वेट जी लग रहा है, तो उससे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अगर उससे अधिक फोर्स या उसके बराबर फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो ये इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जाएगा। ये एक बॉडी है, अगर किसी टेबल पे ऐसे से रखा हुआ है, इसमें कुछ मास है, तो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, और हम अगर इसे उठाना चाहते हैं तो कम से कम मुझे mg के बराबर या उससे अधिक फोर्स लगाना होगा, तभी ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। मेरा ऑब्जर्वेशन था कि किताब आज भी यही है, ये किताब कल भी वहीं पड़ी थी, तो इस ऑब्जर्वेशन की वजह से मैंने ऐसा सोचा। जैसे सेब गिरा, सेब नीचे गिरा, तो सर ने ऑब्जर्वेशन किया, न्यूटन सर ने, कि सेब नीचे गिरा, नीचे ही क्यों गिर गया, सेब को ऊपर भी जाना था, ऊपर नहीं गया। तो जब नीचे गिरा तो उन्होंने इस पे सोचना, वो ऑब्जर्वेशन किए, सेब के गिरने का देखना उनका ऑब्जर्वेशन था, और उस पर जो भी उन्होंने बाद में मैथमेटिकल स्टडी करके बताया, वो सब उनका क्या था, पूरा साइंटिफिक मेथड था, जिससे वो एक्सप्लेन कर पाए कि नहीं भाई ये ग्रेविटी है। और आप एक चीज देखें, नोटिस करें, इस यूनिवर्स में ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं जिसको समझने के लिए हमको लगता है कि लाखों नियम बनाए गए होंगे साइंस के, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो कम से कम 20 या 15 से 20 नियम ऐसे हैं, उसी नियमों के आधार पे पूरी जो साइंस है वो समझ आ जाती है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आप बताइए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ, सेब का नीचे गिरना, सेब का टूटकर धरती पे गिरना, नंबर 1। मून का अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करना, नंबर 2। और ये टाइड्स, समझ रहे हैं कि नहीं, टाइड्स क्या होते हैं, वो ज्वार भाटा जो आता है नदियों में, है ना, ये सभी का होना अलग अलग घटनाएं हैं कि एक ही घटना है, एक ही घटना, एक ही घटना से घटनाएं तो अलग अलग हैं, घटनाएं अलग हैं, बट रीजन एक ही नियम पे काम करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल लॉ, है कि नहीं। तो ऐसे ही ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ही नियम पे हो सकता है काम कर रही हो, लेकिन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग घटनाएं उसमें शामिल हैं। तो साइंस में ऐसा होता है। फिर हम लोग जब स्टडी कर लेते हैं तो स्टडी करने के बाद समझ आता है कि हाँ भाई ये सब तो ग्रेविटेशनल से ही संबंधित है। आपने कहा कि सेब का गिरना भी mg, वो भी ग्रेविटेशनल लॉ पे है, और टाइड्स का आना ये भी ग्रेविटेशनल है, मून का अर्थ के अराउंड मूव करना भी ग्रेविटेशनल है। तो इसका मतलब है तीनों अलग इवेंट हैं, अलग टाइप के इवेंट एक ही लॉ पे बेस्ड है। इस तरह से हमने समझा इसको कि ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक बातें। तो नंबर 1 पॉइंट हमने आपको बताया कि कभी भी हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया, उसको ऑब्जर्वेशन को सही करने के लिए मुझे जाना पड़े कहाँ पे, लैब में। एक साइंटिफिक पर्सनालिटी हमेशा जो ऑब्जर्वेशन करता है उसको समझने के लिए लैब जाता है, साइंस की लैब में। जब आप लैब में जाएंगे तो उसको एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। अगर आपके जो एक्सपेरिमेंट हैं, अगर मैंने कोई ऑब्जर्वेशन किया तो उस ऑब्जर्वेशन को सही से समझने के लिए मैं लैब जाऊंगा, मुझे लैब जाना पड़ेगा। जब मैं लैब में जाऊंगा तो लैब से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, और जो मेरा रिजल्ट होगा वो उस रिजल्ट के आधार पे मैं कोई रीजनिंग करूंगा कि ऐसा होगा, इसके आधार पे ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जो भी मेरी रीजनिंग होगी, वो रीजनिंग 2 तरह की होगी, क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अगर वो रीजनिंग आपकी जो दिया आपने रीजनिंग, उस रीजनिंग के बाद आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी, और इसमें आप एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला डेवलप करेंगे जरूर। अगर आप साइंटिफिक तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसका एक मैथमेटिक्स, एक साइंटिफिक फार्मूला बनाएंगे, और उस फार्मूले के आधार पे आप अब क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
अगर आपका प्रिडिक्शन सही है इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन भी क्या था, सही था। आपका प्रिडिक्शन सही है, आपका ऑब्जर्वेशन भी सही था। तो यानी आपने वेरीफाई कर लिया कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था और मैंने यहाँ पे अपना प्रिडिक्शन देखा और ऑब्जर्वेशन से प्रिडिक्शन मैच किया, इसका मतलब हम अब जो भी बात कहने जा रहे हैं वह एक साइंटिफिक बात है। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने कहा कि मैंने किसी यंग मास की बॉडी को जाते हुए देखा, तो जाते हुए देखा होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसमें कुछ मोमेंटम होगा। तो ये सिंपल फार्मूले को लेकर के मैं कर रहा हूँ कि एनर्जी का जो फार्मूला हमने पढ़ा 1/2m/v²। इसी फार्मूले में आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो समझिएगा जल्दी से। मैंने कहा कि अगर ये फॉर्मूला मैंने किसी ऑब्जर्वेशन से निकाला था कि मूव करा हुआ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसकी एनर्जी इतनी आई, ये मास की बॉडी कुछ वेलोसिटी से जाए गई तो ये एनर्जी आई। तो अब मैंने क्या किया, ये जो वेलोसिटी है और ये जो एनर्जी है, यहां से मैंने एक रिलेशन समझा कि अच्छा ये एनर्जी जो है v² के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है और एनर्जी जो है मास के भी प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। सॉरी, यहां से मैंने ये मैं कह सकता हूं कि अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, कोई क्वेश्चन, यहां से मैंने रीजनिंग क्या निकाला, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। या मैं सिंपल कह लूं, अगर मैं एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो ये पार्टिकल में मास बॉडी में वेलोसिटी बढ़ेगी, ये मेरा रीजनिंग है। और अगर मास बढ़ेगा, एनर्जी का मास से भी रिलेशन है। तो हम मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन इस पर देखो अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बात मुझे पता चला। ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ फार्मूले की मदद से कि एनर्जी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, दिस इज द क्वालिटेटिव रीजनिंग। फार्मूले को देख करके आपने जो ये लॉजिक दिया, दिस इज द क्वालिटेटिव रीजनिंग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब आपने कहा कि एनर्जी बढ़ाऊंगा तो इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसे फेंका, फिर और तेजी से फेंका, फिर और तेजी से फेंका, तो जैसे ही मैंने एनर्जी बढ़ाया तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। नाउ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फार्मूला इज नोन एज क्वालिटेटिव रीजनिंग। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। इसी तरह पे अगर मैं दूसरी बात करूं कि भाई अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, अब देखो मैंने क्या बोला, एक न्यूमेरिक वर्ड बोला, वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बताइए भाई। ट्वाइस इंक्रीज अगर 4 टाइम हो जाएगा, राइट, एनर्जी बिकम 4 टाइम। तो ये जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ ना, नंबरिंग कर रहा हूँ, तो ये नंबरिंग है, इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो यानी कि मेरे इस स्टेप में आपने तीसरे जो लाइन मैंने लिखा, इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको, मेरे इस स्टेप में तीसरी लाइन आपको क्लियर हो पाई। ओके, अगर आपने, ठीक है, तो अगर आप अगले पॉइंट पे आते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब कि आपने जो ये रीजनिंग आपने लगाया, ये रीजनिंग आपकी सही थी, तो आपको कैसे पता चला, ये किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से पता चला होगा। तो ये आपने जो फार्मूला बनाया था ये इसकी मॉडलिंग थी। अब सवाल है कि अगर इसके आधार पे अब आपका प्रिडिक्शन क्या होगा, आप कहने जा रहे हैं, प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं, अगर भाई आप 5 मीटर पर सेकेंड से किसी 10 ग्राम के एक या 1 किलोग्राम ले लो, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को अगर आप 100 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इतनी एनर्जी बनेगी, ये आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स लगा के आप कैलकुलेट तो कर लेंगे कि 1 किलोग्राम की बॉडी को अगर आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 10 दाम में 100, तो यानी कि 50 आ जाएगा, तो एनर्जी आएगी 50 जूल। ये आपने क्या किया, प्रेडिक्शन किया। आपने किसके आधार पे, मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पे जो आपने प्रेडिक्शन किया। अगर ये प्रेडिक्शन सही है तो आपका ऑब्जर्वेशन भी सही था, आपने जो ऑब्जर्व किया था वो एकदम करेक्ट था। इसका मतलब है कि अब आपने जो वेरीफाई कर दिया इसको कि हाँ भाई मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एकदम सही है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आपको साइंटिफिक मेथड से समझना और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया।
आप बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, नो सर। कोई डाउट कोई नहीं। डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो इस तरह से मैं आपको इस टॉपिक में केवल इतना ही बताना चाह रहा था कि हम स्टूडेंट को ये समझाएं आज कि भाई साइंस वाला व्यक्ति कैसे सोचता है और आर्ट वाला व्यक्ति कैसे सोचता है। आर्ट वाला रैंडम सोचेगा, वो कुछ भी कभी भी दिमाग लगा लेगा और उल्टे सीधे, मतलब कोई भी उसका नियम नहीं होगा काम करने का, लेकिन आपके काम करने का एक नियम होगा। आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट स्टूडेंट्स, है ना। आपके बिहेवियर में ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे, कोई भी काम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे, तभी आप साइंटिफिक पर्सनैलिटी। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, आप सबको क्लियर हो चुका हो तो। अब इस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कराऊंगा कि जो भी साइंटिफिक रूल आते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि E बराबर MC स्क्वायर एकदम करेक्ट है, तो अब तक हम लोग चूंकि किताबों में पढ़ करके उसको करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप चाहो इन स्टूडेंटों में से कोई स्टूडेंट कल खड़ा होकर के कह सकता है कि नहीं सर ये गलत है, ये आप कह सकते हो। इसलिए आप कह सकते हो कि नियम बदलते रहते हैं टाइम के आधार पे। नॉलेज में चेंजेस आता है, नॉलेज में आपकी इंप्रूवमेंट आता है, तो नियम भी साइंस में बदल जाते हैं। उदाहरण लेता हूँ, एक उदाहरण के थ्रू ये बात समझाता हूँ। ये भी आपके साइंस वाले चैप्टर में ही है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो चाहे एस सी वर्मा सर की किताब पढ़ना, चाहे एनसीईआरटी पढ़ना, आपको जरूर किताब पढ़ा करो। टीचर की क्लास तभी कंप्लीट होती है जब आप बुक पढ़ते हो। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि लगभग सबको इसके बारे में रूल पता होगा। तो आप क्रिकेट में आप बताएं कि आपने कब ये सीखा कि कैच लेने पे आदमी आउट हो जाएगा, कैसे सीखा आपने? सर टीवी पे देखे थे तो पता चल गया। टीवी पे देख के पता चल गया। हम लोग जब छोटे थे तो ये देख करके, अच्छा जब कैच लिया तो अंपायर ने आउट दे दिया, अच्छा ठीक है, ये आपने नोटिस किया। दूसरा व्यक्ति लड़का बैठा है, उसने देखा कि अच्छा ये जब बॉल स्टंप में लग जा रही है तो आउट हो जा रहा है, ये भी सीखा, चलो ये भी सीख लिया, एक नियम और जान गया। अभी मैं बच्चा मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैसे कैसे आउट मानते हैं। फिर देखा कि ये जो है, अगर वो बैट्समैन जो है, बॉल आ रही है और बैट्समैन सामने है, अगर वो बॉल पैर से लग गया तो मैंने देखा कि अंपायर ने आउट दे दिया। तो मैं उस दिन से एक नियम और बना लिया अपने दिमाग में, यानी ये भी एक तरीका है, ये एक तरीका है कि पैर में लग जाएगी बॉल तो आउट दे देगा। फिर दूसरे दिन देखा कि नहीं, आज भी पैर में लगा लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। तब मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं शायद सही से नहीं पढ़ पाया था। तो एक नियम यहाँ बनाना पड़ा कि वो पैर पे लगने पे तब आउट देगा जब वो बॉल स्टंप पे जा रही हो, स्टंप पे लगने वाली हो और आपका पैर उसके बीच में आ जाए और पैर पे लग के बॉल रुक जाए, स्टंप पे ना लगे, तो ऐसे टाइम में वो आउट देगा, उसे एलबीडब्ल्यू बोलते हैं। तो ये नियम आपने समझा। तो ये क्या हुआ, पहले हमने ये जाना था कि अच्छा अच्छा पैर में लग जाएगा तो आउट, लेकिन अभी नियम बदला कि नहीं, ऐसा होगा, बॉल जब पैर से लगेगा तब, जब पैर आपका स्टंप के सामने होगा, वो बॉल स्टंप पे लगने वाली होगी और आपका पैर रोक लेगा, ऐसा टाइम वाला आउट को एलबीडब्ल्यू कहते हैं। ये नियम बनाया गया। तो इसी आधार पे साइंस में भी पहले कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो नियम बाद में बदल जाएंगे। जब नॉलेज में आपके इंप्रूवमेंट आएगा तो वो नियम बदलेगा, अगले नियम जो आएंगे वो फिर से नया इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन वो जो नियम पुराना था उसी आधार पे आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या हो सकता है। पैर में लगने से आउट हुआ, फिर उसे एलबीडब्ल्यू का रूप देना पड़ा एक नियम बना करके, ताकि हमेशा ये समझ में आए कि ऐसे आउट देना होता है। ऐसे ही जो पुराना नियम कोई हमने फार्मूला पढ़ रखा है ना, E बराबर MC स्क्वायर ही, तो आज इसको कुछ साइंटिस्ट फिर इसको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमेशा सही नहीं है, कुछ जगहों पे ये गलत है। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, इसको कोई भी लड़का, आप कल साइंटिस्ट बनेंगे, आप कल पढ़ाई करके इसमें अपनी जब नॉलेज इंप्रूव करेंगे तो आप कल अपने तरीके से सोचेंगे कि ये ऐसे होना चाहिए। और उस आधार पे जब आप इतने स्टेप को फॉलो करा देंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन किया, आपने ऑब्जर्वेशन के बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताई, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग की, इसके बाद प्रेडिक्शन किया, तो फिर आपने देखा कि हाँ भाई प्रेडिक्शन सही है, फिर इसका मतलब आपने कहा कि हाँ भाई मेरा ऑब्जर्वेशन भी सही था, तो इसका मतलब E बराबर MC स्क्वायर गलत कर दिया आपने। इस तरह से आप एक नए वैज्ञानिक फिर से बन जाएंगे।
तो यह सोच जब तक हमारे 11th क्लास के बच्चों में नहीं आएगा तब तक हम सब एक अच्छा साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास लेने का मेरा उद्देश्य केवल ये था कि हम आपको ये बता पाए कि एक अच्छा साइंस कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के लिए क्या क्या दिमाग में थॉट होने चाहिए। और दूसरी, हम सभी को ये पता है, अब हम लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबसे तो भाई एटम के बारे में बात करते हैं, लेकिन एटम में जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, ये कैसे बने हैं, आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे किताबों में मिलेगा कि क्वार्क से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बना है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आप में से ही एक बच्चा पूछेगा कि सर ये क्वार्क